है मनीष कश्यप जी का, तो उनके लिए न्यायालय का दरवाजा खुला हुआ है। वो न्यायालय जाएंगे, अपने अथी को फ्रीज से अथी कर मैंने खुलवा लेंगे, उसमें कौन बड़ी बात है। और ये अगर मान लीजिए, ये तो एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि वो अगर मेरे पास होते तो हम क्या करते। ये अनुसंधान के क्रम में लिया गया एक कोएर्सिव एक्शन इसको कह सकते हैं। ये कोएर्सिव एक्शन हुआ। पुलिस वो तो एक पत्रकार है, वो कहीं ऐसा नहीं है कि वो कहीं अलग जगह चले गए होंगे। वो जब भी होंगे इसी आसपास में होंगे, लोकल में ही होंगे। तंत्र का चौथा स्तंभ होने के कारण मीडिया के प्रति आम जनों में बहुत सम्मान है। उस सम्मान को मीडिया को बरकरार रखना चाहिए। कि किसी का अकाउंट को सीज किया गया, जहां तक मेरी जानकारी में है फ्रीज किया गया है। देखिए है दरअसल क्या, जो कि ये अनुसंधान का अनुसंधान के क्रम में पुलिस के द्वारा दबाव बनाने का एक तकनीक के हम समझ पा रहे हैं। पुलिस को अपने इंटेलिजेंस को मजबूत करना चाहिए, उसमें कहाँ कमी है उसको देखना चाहिए। मतलब बेल पिटीशन जिसको एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट होता है, वो एंटीसिपेटरी बेल फाइल करते हैं, क्योंकि धारा गैर जमानतीय है। क्या मनीष कश्यप कर सकता है ना? हाँ, उसको अधिकार है, वो अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। 50 आदमी के चलते आप पूरे के पूरे राज्य से एक राज्य को दूसरे राज्य के प्रति जो एक दुराव उत्पन्न करवा देना, एक प्रकार का मतलब दिल की दूरी को खड़ा करना, इसका क्या प्रयोजन हो सकता है। पॉलिटिशियन नेता क्या करता है, फर्जी खबर को ट्वीट कर दिया, वायरल कर, उन लोगों में तो कभी कभार इस तरह का FIR नहीं होता, मुकदमा नहीं होता है। देखिए, जब वो कानून की जद में आ जाते हैं तो होता है। भास्कर पढ़ा, प्रभात खबर पढ़ा, हिंदुस्तान पढ़ा, उसको साक्ष्य मानकर हमने चलाया था। एक साक्ष्य मान करके, साक्ष्य मानना, अनुसंधान करना वो पुलिस का दायित्व है। यहाँ पर हर एक आदमी का अधिकार और कर्तव्य निर्धारित। किसी भी घटना को छापना, यहाँ पर है बोलने की आजादी, लिखने की आजादी, बसने की आजादी, ये मौलिक अधिकार है। हमको कहीं कोनो काम करने की आजादी है, लेकिन उसका एक बिल्कुल पतली लाइन है। छापने के क्रम में कोई ऐसा शब्द का वैसा विचार नहीं हो जाए, कोई वैसा लाइन, उसमें कोई ऐसा वाक्य ऐसा न हो जाए जिससे कि एक विस्फोटक की स्थिति। तो प्रभात खबर की बात करें, अमर उजाला, इन लोगों ने प्रमुखता दी और उस खबर को उन लोगों ने छापा, लेकिन उसके ऊपर FIR नहीं होके मनीष कश्यप के ऊपर ही खाली हो जाता है। संस्कृति, हमारी प्रकृति, हमारा संस्कार बिल्कुल एक है। हम लोग एक थे, हैं और रहेंगे। जितने भी समाज के विज्ञ लोग हैं, उनका ये प्राथमिक दायित्व है कि वो अपने बयान को नियंत्रित अंदाज में दें। मनीष कश्यप को लेकर बिहार में सियासती हलचल काफ़ी तेज चल रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। जो उसका विरोधी है, उनका कहना है कि उनको जेल होना चाहिए, जो उनका समर्थक है उनका कहना है कि जेल नहीं होना चाहिए। इन तमाम मुद्दों पे हम बातचीत करने के लिए अभी आए हुए हैं। हमारे साथ एक सीनियर एडवोकेट बैठे हैं, उनसे इन सभी घटनाओं पे हम बात करेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे कि जो IPC उनके ऊपर लगा है, उनमें कहाँ तक उसको रिहा मिल सकता है, कितना उसमें कमी हो सकती है। इन तमाम चीज़ों पे हम बात करेंगे। सबसे पहले सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। धन्यवाद। तमिलनाडु जो हिंसा हुई है और उसके ऊपर मनीष कश्यप के ऊपर FIR हुआ है, उन तमाम चीज़ों को आप किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, जो हिंसा का बात है, हिंसा होने की बात है, इस बात का खंडन आदरणीय तेजस्वी यादव जी जो हैं उप मुख्यमंत्री जी, वो किए हैं, जहाँ तक कि हमको याद आ रहा है। और इस हिंसा के विषय में कहाँ तक सच्चाई है, यह अनुसंधान का विषय वस्तु है। पुलिस इसमें FIR दर्ज किया है और FIR विविध सेक्शन में दर्ज किया गया है। एक बार हम बताना चाहेंगे कि आप सेक्शन को बताएं, उसमें क्या क्या है, नहीं है। उसमेमें जो कुछ भी सेक्शन आपके द्वारा जो लिखा गया है, उसमें 153, 153A, 153B, 505 1B, 505 1C, 468, 471 और 120B। 120B कंस्पिरेसी होता है और 468 जो है फर्जी दस्तावेज, या 471 जो है सो इलेक्ट्रॉनिक रूप से कोई चीज़ को मतलब इस टाइप का होता है, जहाँ तक हमको याद हो रहा है। और सब जो है सो घृणा पैदा करने वाला जो है, आपसी घृणा पैदा करने से संबंधित धाराएं हैं। ये इन धाराओं में कुछ बेलेबल हैं और कुछ नॉन बेलेबल हैं। कानून ये कहता है कि अगर किसी FIR में बहुत सारी धाराएं हैं, उसमें कुछ धारा जो है सो एक भी धारा अगर उसमें नॉन बेलेबल है तो पूरा का पूरा केस नॉन बेलेबल माना जाता है और वो नॉन बेलेबल ही होता है।
नॉन बेलेबल का हिंदी में अर्थ होता है गैर जमानतीय। मीन देयर बाय क्या, जो भी न्यायालय हैं, जो भी सीजीएम के न्यायालय होंगे कि मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी उनको कहते हैं, या मजिस्ट्रेट के न्यायालय होंगे, उसमें अगर कश्यप जी आत्मसमर्पण करेंगे तो ऐसी परिस्थिति में उनको बेल नहीं मिलने जा रही है। उसमें चूंकि एक या दो धारा नॉन बेलेबल है, नॉन बेलेबल धारा में उनको जो है सो एबीपी ही फाइल करना पड़ेगा। एबीपी को कहते हैं एंटी सेपरेटरी बेल पिटीशन। तो ये संभव है? तो एंटी सेपरेटरी बेल पिटीशन जो है सो माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश या माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा ही दिया जाता है, और माननीय उच्च न्यायालय या जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथ्यों का मूल्यांकन करने के पश्चात अनुसंधान में आए बातों को ध्यान में रख करके उनकी गंभीरता को या उनके कम बेसी को ध्यान में देख करके जो कुछ भी उचित होगा वो न्यायालय उचित ही फैसला करती है, मेरा ये अनुभव है। और इसके बाद अगर उसमें अगर तथ्य होगा तो वो न्यायालय का विशेषाधिकार है। अगर वो विशेषाधिकार के अनुसार वो चाहेंगे कि बेल देना चाहिए तो बेल मिलेगा। अगर वो चाहेंगे कि बेल ये उसमें बेल उचित है तो मिलेगा, उचित नहीं है तो नहीं मिलेगा। अब यहाँ बेल और जेल की बात नहीं है, ये बात है अपने अधिकार, कर्तव्य और दायित्व की। मेरा कहना है कि विज्ञजन, कोई भी जो विज्ञजन है, हमारे जो भारत के नागरिक हैं, उसमें खास करके नेतागण, पत्रकार, वकील, डॉक्टर, ये जितने भी समाज के विज्ञ लोग हैं, उनका ये प्राथमिक दायित्व है कि वो अपने बयान को नियंत्रित अंदाज में दें। माना कि कहीं कुछ हो भी सकता है, हमारा बहुत विशाल देश है, इसमें विविध प्रकार के रंग, जाति तो और धर्म के लोग रहते हैं। अब उसमें किसी भी प्रकार से कोई कटुता हो जाए या किसी भी प्रकार से उसमें किसी भी प्रकार से दुर्भाग्यवश कोई तनाव हो जाए, तो विज्ञजनों का यह दायित्व है कि वह उसको उस तरह से प्रचारित नहीं करे जिस तरह से कि घृणा और बढ़े। इससे हमारे राष्ट्र को घाटा है, और हमारे राष्ट्र को घाटा देने वाला कोई भी काम विज्ञजन द्वारा अगर किया जाता है तो यह निहायक ही निंदनीय है। मैं नहीं जानता कि सत्य क्या है, वो पुलिस के अनुसंधान का प्रश्न है, लेकिन जिस तरह से भी हवा दी गई इस घटना को, और जिस तरह से तमिलनाडु में और बिहार के प्रदेश के वासियों के बीच में एक प्रकार का दुराव उत्पन्न हुआ, ये निहायत ही दुर्भाग्यपूर्ण था, और ये कभी नहीं होना चाहिए। हम लोग पूरा राष्ट्र में बसने वाले लोग, हमारी संस्कृति, हमारी प्रकृति, हमारा संस्कार बिल्कुल एक है। हम लोग एक थे, हैं और रहेंगे। इस विचारधारा के साथ समग्रता से देश को आगे बढ़ाने का प्राथमिक दायित्व हमारे नेतागण को, हमारे पत्रकार पर, हमारे जितने भी विज्ञ समाज हैं, जजेज हैं, लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, कि किसान हैं, सबका समान अथी है। लेकिन जो विज्ञ लोग हैं उनका दायित्व और बढ़ जाता है। और जब कोई विज्ञ लोग इस प्रकार का माने अपने नियंत्रण से बाहर होकर के कोई ऐसा बात कर देते हैं जिससे कि देश को घाटा हो जाता है, तो दिस इज कंडेमनेबल। या इसको प्रशंसा के नज़रों से नहीं देखा जाना चाहिए। एक सवाल और है कि जहाँ तक देखा गया है कि मनीष कश्यप ने जब वीडियो अपना बनाया, वीडियो चला, उससे पहले कई सारे जो है प्रिंट मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने अपनी खबरों में उसका ये दिया। दैनिक भास्कर की बात करें तो प्रभात खबर की बात करें, अमर उजाला, इन लोगों ने प्रमुखता दी और उस खबर को उन लोगों ने छापा, लेकिन उसके ऊपर एफआईआर नहीं होकर मनीष कश्यप के ऊपर ही खाली हो जाता है। किसी भी घटना को छापना, यहाँ पर है बोलने की आज़ादी, लिखने की आज़ादी, बसने की आज़ादी, ये मौलिक अधिकार है। हमको कहीं कोनो काम करने की आज़ादी है, लेकिन उसका एक बिल्कुल पतली लाइन है बीच में, वहीं पर अधिकार और दायित्व का। हम किसी भी घटना को पत्रकार के रूप में, प्रिंट मीडिया हो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करने वाले लोग हैं, उसके रूप में उस खबर को हम छाप सकते हैं। ठीक, अगर उस खबर को हम छाप सकते हैं तो वो हमारा दायित्व वहाँ से शुरू होता है कि छापने के क्रम में कोई ऐसा शब्द का वैसा विचार नहीं हो जाए, कोई वैसा लाइन, उसमें कोई ऐसा वाक्य ऐसा न हो जाए जिससे कि
एक विस्फोटक की स्थिति उत्पन्न। मनीष कश्यप का कहना है कि हम उसी को साक्ष्य मान के हमने खबर बनाया वहां जाके, जब हमने अमर उजाला पढ़ा, दैनिक भास्कर पढ़ा, प्रभात खबर पढ़ा, हिंदुस्तान पढ़ा, उसको साक्ष्य मानकर हमने चलाया था। एक साक्ष्य मान करके, साक्ष्य मानना, अनुसंधान करना वो पुलिस का दायित्व है। यहाँ पर हर एक आदमी का अधिकार और कर्तव्य निर्धारित है। आप ठीक है, आप पत्रकार हैं, आपने फैक्ट को देखा, जो कुछ भी देखा, आपका यह भी दायित्व बनता था कि आप जो है सो अगर उसमें कुछ वो भी मान लेते हैं कि ठीक है कुछ ना कुछ आपस में हुआ होगा, उसमें तो कुछ ही लोग होंगे, ऐसा नहीं है कि उसमें सभी लोग होंगे, 150 आदमी हो सकते हैं। अब 150 आदमी के कारण, जो कि हर जगह कुछ न कुछ जो है सो गड़बड़ मानसिकता के लोग रहते हैं, कुछ न कुछ अपवाद होते हैं, और उस 150 आदमी के चलते आप पूरे के पूरे राज्य से एक राज्य को दूसरे राज्य के प्रति जो एक दुराव उत्पन्न करवा देना, एक प्रकार का मतलब दिल की दूरी को खड़ा करना, इसका क्या प्रयोजन हो सकता है? यह क्यों होना चाहिए? यह किसी भी व्यक्ति के लिए यह गलत है। अच्छा, एक हमारा चीज़ और राष्ट्र देखा गया सर, कभी कभार होता है बड़े बड़े पॉलिटिशियन नेता क्या करता है, फर्जी खबर को ट्वीट कर दिया, वायरल कर, उन लोगों में तो कभी कभार इस तरह का एफआईआर नहीं होता, मुकदमा नहीं होता है। देखिए, जब वो कानून की जद में आ जाते हैं तो होता है एकदम। आपको आप खुद पत्रकार हैं, आपके नज़र में बहुत सारा ऐसा केसेस आया होगा जिसमें कि बड़े बड़े नेता लोग कभी कभी अगर जाने अनजाने में कभी कुछ हो जाती है तो वो भी इस कानून के जद में आ जाते हैं। हाँ, कोई कोई निकल भी जाते हैं, वो संजोग होता है, या उसको हवा मतलब एक यहाँ पर क्या है, एक हवा बन जाती है, कोई भी चीज़ का एक हवा बन जाता है। अब मान लीजिए हम कोई ऐसा ट्वीट किए, अब पता नहीं ट्वीट कैसे किया जाता है ये हमको पता नहीं है, हम करते भी नहीं, ठीक है। तो अब उससे कोई चीज़ जो है सो कोई ऐसा घृणा उत्पन्न हो सार्वजनिक रूप से कोई, तो वो जो है हाईलाइट होगा, वो ब्रेकिंग न्यूज में आ जाएगा और उस पर कार्रवाई होगी। बिहार पुलिस का कहना है कि हमने एफआईआर दर्ज किया, साथ ही साथ हमने ये क्या कहते हैं वारंट इशू कर दिया है, और हम उसको खोज रहे हैं, पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, और मनीष कश्यप फरार है, जगह जगह जाके कोई रूम बदल के वीडियो बना रहा है। क्या, कैसे आप इसको देखते हैं? क्यों नहीं पकड़ पा रही है जबकि वारंट इशू है? वारंट तो चाहे तो इमीडिएट पकड़ सकता है ना, तुरंत। नहीं, वारंट इशू करना कोर्ट का काम है। कोर्ट से पुलिस वारंट लिया होगा उसको पकड़ने के लिए, और वैसे भी कॉग्निजेबल ऑफेंस में वारंट लेने की आवश्यकता नहीं है। कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस हैज पावर टू अरेस्ट एनीबॉडी एनीवेयर एनी टाइम। ये वारंट ट्राइबल केस में है, ये वारंट ट्राइबल केस है। कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर है तो उसमें पुलिस को कोर्ट से वारंट लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पुलिस हैज गॉट पावर टू अरेस्ट एनी टाइम, ठीक है। अब जहाँ तक पुलिस अरेस्ट नहीं कर पा रही है तो ये तो पुलिस की समस्या है। पुलिस अपने आप को इक्विप्ड करे, उसका जो इंटेलिजेंस है उससे वो जानकारी प्राप्त करे, पुलिस अपने आप को सक्षम करे, तो पुलिस का परीक्षण तो इसी सब परिस्थिति में होती है। तो ये तो पुलिस की कमी है कि उसको नहीं पकड़ पा रही है। भाई ये कहना सार्वजनिक रूप से जो हम उसको नहीं पकड़ पा रहे, हमको तो नहीं लगता ऐसा तो बयान नहीं है उनका। कहना है कि हमने वारंट इशू कर दिया और खोजबीन चल रहा, पकड़ने का तलाश जारी है, लेकिन वो फरार है, जगह जगह जाके रोज वीडियो उसका आ रहा और बयानबाजी मनीष कश्यप करता हुआ नजर आ रहा है। ये बात हमने कहा। हाँ, तो पुलिस को अपने इंटेलिजेंस को मजबूत करना चाहिए, उसमें कहाँ कमी है उसको देखना चाहिए। मनीष कश्यप जी तो जैसा कि उसके विषय में जान रहे हैं कि वो तो एक पत्रकार हैं, वो कहीं ऐसा नहीं है कि वो कहीं अलग जगह चले गए होंगे। वो जब भी होंगे इसी आसपास में होंगे, लोकल में ही होंगे। अगर पुलिस उनको ट्रेस आउट नहीं कर पा रही है तो ये पुलिस अपनी कमी को देखे। जबकि उसके अलावा उसके अन्य कई साथियों को गिरफ्तार कर चुका है। हाँ ठीक है, तो पुलिस को अपनी कमी को देखना चाहिए। अगर उसमें कमी है तो उसको कमी को दूर करके अपने आप को सक्षम करना चाहिए। मान लीजिए आज हम क लिखने के लिए नहीं जानते और हमें ये काम मालूम है कि हम क लिखने के लिए नहीं जानते हैं, तो हम लिखने के लिए प्रयास करेंगे, हम सीखेंगे। उसका अकाउंट फ्रीज किया गया है, सीज हुआ है, लगभग 45 लाख रुपए को सीज किया गया। इसको आप किस दिशा में, मतलब किस तरह से आप देखते हैं? कैसा अपराध है, कैसा दंड है? नहीं, ये अपराध नहीं है। हालांकि बिहार की बात करें तो इस तरह का मामला पहली बार देखने को मिल रहा है कि किसी का अकाउंट को सीज किया गया, जहां तक मेरी जानकारी में है। फ्रीज किया गया है। देखिए है दरअसल क्या, जो कि ये अनुसंधान का अनुसंधान के क्रम में पुलिस के द्वारा दबाव बनाने का एक तकनीक के हम समझ पा रहे हैं। आर्थिक, हाँ, ये तकनीक मात्र है, ऐसा नहीं है कि उस पर कोई इस ढंग का ही बात है। ये अनुसंधान के क्रम में लिया गया एक कोएर्सिव एक्शन इसको कह सकते हैं। ये कोएर्सिव एक्शन हुआ पुलिस का,
और अगर ये इसमें किसी भी प्रकार का कानून का उल्लंघन हुआ है या अधिकार का उल्लंघन हुआ है मनीष कश्यप जी का, तो उनके लिए न्यायालय का दरवाज़ा खुला हुआ है। वो न्यायालय जाएंगे, अपने अथी को फ्रीज से अथी कर मैंने खुलवा लेंगे, उसमें कौन बड़ी बात है। आपका अगर ये मनीष कश्यप क्लाइंट होता तो आप कैसे उसके साथ क्या करते आप? देखिए होता क्या ना, हर कोई चाहता है कि हमने गलती किया तो हम बच जाएं, कितना भी बड़ा अपराध कर ले वो चाहता है कि हम बचें। नहीं, हम उसको ये कहना ये कहना उचित नहीं है कि वो अपराध किया। हो सकता है उनका जो है उनकी बात हो, उनके पास तथ्य हो, उनके पास कहने के लिए कुछ हो जिसका पक्ष को कि हम नहीं जान रहे। और ये अगर मान लीजिए, ये तो एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि वो अगर मेरे पास होते तो हम क्या करते। हाँ, तो बचाव के लिए हर एक वकील का ये दायित्व है कि वह अपने क्लाइंट के सभी पक्षों को बारीकी से कानून के मुताबिक माननीय न्यायालय के समक्ष रखे और उनको रिलीफ दिलवाए। अगर वो मेरे पास भी होते होंगे या होते एज ए क्लाइंट, तो हम प्रयास करते कि उनके सभी पक्षों को माननीय न्यायालय के समक्ष रख करके, अगर उनमें कोई इस ढंग का बात है जो कि मान लीजिए एक आजकल तो यही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चलते बहुत सारा चीज़ बहुत पॉजिटिव बहुत नेगेटिव भी आ जाता है, उसको निर्णय करना तो बड़ा मुश्किल काम है। तो अगर उनके पास कोई दस्तावेजी या साक्ष्य या इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य रहता जो कि उनके बचाव के लिए प्रयुक्त होता और उसके बचाव होता, तो हम वो प्रयास करते, अपने वकील होने का दायित्व निभाते। यही तो कहना, सबको अपना अपना दायित्व का निर्वहन करना है। तो हमारा लोकतंत्र मजबूत है, था और रहेगा, और हमारा लोकतंत्र में ये सारे लोगों का दायित्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हमारा बहुत खूबसूरत देश है। एक सवाल और है कि जिस तरह से हम लोग को कहा जाता है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, और आज हम बात करें अपने देश में, इसका स्तर इतना गिर गया है कि एकदम 150 से नीचे आ गया। इसके बारे में क्या कहें? बहुत ज़्यादा स्तर गिरते जा रहा है दिन ब दिन। किसका? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जिसे हम लोग कहते हैं, हम लोग जो हैं, उनका स्तर गिरते जा रहा है। ना, एक बात आप जान लीजिए, होता क्या है कि कभी कभी कुछ संस्थाएं जो हैं, जो माने कि विदेशी प्रायोजित कह सकते हैं आप उसको, वो एक प्रकार का सरकार को कमज़ोर करने के लिए कुछ न कुछ टूल किट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब हमारा लोकतंत्र देखिए कितना मजबूत है, जो कि हम लोग निर्भय हो करके अपने मन मुताबिक पोलिंग बूथ पर जाते हैं, और जिन पार्टी को, जिन नेता को मेरा मन होता है, पब्लिक का मन होता है, इवन पति का मन के मुताबिक पत्नी वोट नहीं देती है। पति अगर है कांग्रेस में तो पता चला पत्नी है बीजेपी में, और उसको मजाल नहीं है कि कोई इधर उधर कर दे। अब इतना जो बेहतरीन लोकतंत्र है, और ये लोकतंत्र की जननी है, और हमारा जो है सिंधु घाटी सभ्यता से पूर्व के काल से, वैदिक काल से लेकर के आज तक हमारा लोकतंत्र का एक हम लोग जीवंत उदाहरण रहे हैं। उसमें किसी भी संस्था द्वारा अगर इस ढंग का रेटिंग किया गया है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि इसके पीछे जो भारत के प्रगति से जलने वाले कुछ लोग हैं, कुछ संस्था है, कुछ ताकतवर लोग हैं, वो इनको गिराने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि हम प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, हम जब प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि हमारा लोकतंत्र प्रतिदिन मजबूत हो रहा है, हमारा लोकतंत्र निखर रहा है, हमारा लोकतंत्र खिला हुआ है, और लोकतंत्र में हमारी इतनी आस्था नहीं। हम लोग व्यावहारिक रूप से ऐसा देख रहे हैं कि चाहे नरेंद्र मोदी ही क्यों ना हो, चाहे कोई भी राहुल गांधी ही क्यों ना हो, अगर हमको उनका कोई बात अच्छा नहीं लगता है तो हम लोग सार्वजनिक रूप से बोल पाते हैं। इससे बेहतर लोकतंत्र क्या आप चीन के राष्ट्रपति के खिलाफ चीन में बोल पाएंगे? कहीं नहीं। किसी कीमत पर चीन में राष्ट्रपति के खिलाफ बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। वहाँ लोकतंत्र मर गया है। हमारे राष्ट्र में जितना बोलने की आज़ादी है, इतना संसार में कहीं नहीं है। और वी आर प्राउड इंडियन, हम लोग भारत में जन्म लिया। बगल में आप वेस्ट बंगाल चले जाइए, वहाँ पर इतनी आज़ादी नहीं। बगल की बात ही करते हैं तो नहीं, वेस्ट बंगाल नहीं बोलिए, ये बांग्लादेश बोलिए। हाँ, बांग्लादेश बोलिए, तो बांग्लादेश का अपना एक बात है। ठीक है, मतलब इतनी आज़ादी नहीं है कि चलो भाई कोई अगर स्वतंत्र होकर सवाल कर सके। मेरा तुलना, हमारे देश का तुलना बांग्लादेश से करना भी अन्याय, ये यथोचित नहीं है। हमारे भारत का तुलना बांग्लादेश से हो, पाकिस्तान से हो,
अफगानिस्तान से हो, ये हास्यास्पद है। हम लोग इससे तुलना कर ही नहीं सकते हैं। हम लोग जैसे कि एक क्या कहें, किसी मैंने पूरा जो ग्रह है हमारा जो तारामंडल है, उसमें जो सूरज और चांद की जो खूबसूरती है, उसकी जो उपयोगिता है, हमको लगता है पूरे संसार में भारत की उपयोगिता इसी तरह से। वर्तमान समय की अगर बात करें तो मनीष कश्यप को क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए इस विकट परिस्थिति में, उनको क्या करना चाहिए? उनको सबसे पहले अपने वाणी पर सावधानी बरतनी चाहिए। उनको ये देखना चाहिए कि हमारा ये देश है, हमारा देश हमारे किसी भी कर्तव्य से, किसी भी बयान से या किसी भी मेरे आचरण से हमारे देश के नागरिकों के प्रति किसी भी प्रकार का दुराव नहीं है। हमारे देश के नागरिकों में किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं हो जिससे कि हमारा देश कमज़ोर हो, हमारे देश का छवि जो है सो दूसरे ढंग से प्रस्तुत हो। हम बिहार के हैं, हमारा बिहार का रहना, किसी का तमिलनाडु का रहना महज एक इत्तेफाक है। हम लोग सांस्कृतिक रूप से, हम लोग आचरण के दृष्टिकोण से, हम लोग पूजा पाठ की पद्धति के दृष्टि से, हम लोग धर्म या संप्रदाय की पद्धति से बिल्कुल एकाकार हैं भाई। उसमें किसी भी प्रकार का दुराव नहीं करना चाहिए। और पत्रकार लोगों का, कि हम पहले भी कह चुके हैं कि विज्ञ लोगों का ये जिम्मेदारी है कि वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन 100 में 100% करने का प्रयास करें। तो ये हमारे साथ अभी बातचीत कर रहे थे और हम दोबारा फिर एक बार उसी सवाल को रिपीट करेंगे 2 मिनट के लिए। एंटीसिपेटरी बेल के लिए ऑडियंस परेशान है, वो पूछ रहे थे, एक बार फिर से आप थोड़ा सा रिपीट करेंगे उसके बारे में, संभव है? देखिए, एंटीसिपेटरी बेल पिटीशन जिसको एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट होता है, वो एंटीसिपेटरी बेल फाइल करते हैं क्योंकि धारा गैर जमानतीय है। क्या मनीष कश्यप कर सकता है ना? हाँ, उसको अधिकार है, वो अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं, माननीय न्यायालय जा सकते हैं। जिला एवं सत्र न्यायाधीश के यहाँ गैर जमानतीय केस है, इसलिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश के सामने अपना एबीपी प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर वो देते हैं, अनुसंधान के बाद जो भी तथ्य होगा उसके अनुसार उनको देने का राइट है, नहीं तो वो हाईकोर्ट भी जा सकते हैं एंटीसिपेटरी बेल पिटीशन के लिए। इसमें इसको कोई रोकने वाला है। धारा के आईपीसी की बात करें, सबसे हार्ड कौन सा है जिसमें लगता है? जहाँ तक हम देख पा रहे हैं कि 468 और 120B, इसमें जहाँ तक हमको याद है, क्योंकि आईपीसी की सारी धाराओं को याद रखना अक्षरशः संभव नहीं है, तो 468, 471 और 120B गंभीर धारा है। वैसे 153, 153A सब भी गंभीर धारा के अंतर्गत ही है, ठीक ना। तो उसको एबीपी में जाना चाहिए। उसको तथ्य के आधार पर माननीय न्यायालय अगर उचित चाहेंगे तो उनको रिलीफ दे देंगे। चलिए, ये हमारी बातचीत हो रही थी और सर अपना परिचय देते हैं। आशुतोष कुमार झा, अधिवक्ता, पूर्णिया सिविल कोर्ट। तो सर का साफ साफ कहना है कि एंटीसिपेटरी बेल के लिए फाइल कर सकते हैं और वो अपना बचाव के बारे में सोच सकते हैं। इधर भी हैं कुछ लोग, इनसे हम बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे इस मामले में, इस पूरे प्रकरण को किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि तमिलनाडु से संबंधित मामला था, जहाँ पर इस बात की चर्चा हुई कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के साथ अन्याय हो रहा है जी। और अन्याय हो रहा है, इसी बात को उनके द्वारा प्रचारित किया गया। अब इसमें कुछ लोगों का कहना है कि ऐसा जैसा प्रचारित किया गया वैसा कुछ नहीं है। उसके लिए बिहार सरकार ने एक कमेटी भी गठित किया, उच्चाधिकारी लोग गए वहाँ, जांच पड़ताल करके कहे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ कोई अत्याचार बिहारी मजदूरों पर नहीं हो रहा है, न यहाँ से कोई पलायन हो रहा है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ टकराव उत्पन्न करना, ऐसा घृणा का वातावरण उत्पन्न करना जिसके कारण कुछ लोग पलायन करने के लिए विवश हो जाएं, कुछ लोग उसके लिए जो है एक दूसरे पर दोषारोपण करें, इसी सब बातों को ध्यान रख करके उनके विरुद्ध एक FIR दर्ज कराया गया। जिस FIR में जितने भी धाराएं लगाए गए हैं, सारे धाराओं में लगभग सभी धारा गैर जमानती है। ऐसे में उनको अगर पुलिस पकड़ती है तो उनको जमानत नहीं मिलेगा। इसलिए उनको चाहिए कि पुलिस से बचना चाहते हैं तो वो एंटीसिपेटरी बेल में चले जाएं। एंटीसिपेटरी बेल में अगर वो जाते हैं, हो सकता है कि जज साहब भी उस आरोप के घृणात्मक स्वरूप को देखते हुए उनको न बेल दें, तो ऊपर भी है, उच्च न्यायालय है।
उच्च न्यायालय के बाद सर्वोच्च न्यायालय है। दरबार खुला हुआ है, एक टोपी के बाद दूसरा टोपी के बाद तीसरा टोपी, माने टोपी पर टोपी। एक सवाल और है कि आप इस स्थिति में आप जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो मामला हुआ मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर हुआ, आगे ऐसा न हो तो क्या संदेश देना चाहेंगे? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होने के कारण मीडिया के प्रति आम जनों में बहुत सम्मान है। उस सम्मान को मीडिया को बरकरार रखना चाहिए। कोई ऐसा बात नहीं कह देना चाहिए जिससे मीडिया के प्रति लोगों का विश्वास डोल जाए, क्योंकि मीडिया में जब चीज़ आ जाता है तो लोग यही मान के चलते हैं जरूर इसमें सच्चाई है, तभी ये बात जो है ये खबर मीडिया में आई है। लेकिन अगर मीडिया, जैसा कि आजकल हम देखते हैं कि पुराने ज़माने के जो पत्रकार थे, जिनकी आस्था थी, निष्ठा थी, समाज में एक दबदबा था, वो सब आजकल नहीं देखने को मिलता। कोई भी आदमी एक भोपू ले लेगा, उसको बोलने का भी तमीज़ नहीं है कि हाँ किससे बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, हाँ बोलिए तो क्या हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो इस तरह से पत्रकार संघ भी अपने लोगों पर यह ध्यान रखे कि पत्रकारिता की आड़ में कोई नवसिखुआ समाज में कोई उच्छृंखलता का वातावरण पैदा करने की कोशिश ना करे। जो भी करे मर्यादित ढंग से करे और इस भावना को ध्यान में रख करके करे कि हमको सारे देश को एकता के सूत्र में पिरोए रखना है। जब तक भारत माता का एक स्वरूप नहीं होगा, हम एक राज्य को दूसरे राज्य से लड़ाना चाहेंगे, दूसरे राज्य को तीसरे राज्य से लड़ाना चाहेंगे, तो ऐसी अवस्था में सिवाय कन्फ्यूज़न पैदा होने के और कुछ नहीं रहेगा। और हमको भी लगता है कि इस मामले में कन्फ्यूजन से अलावा और कुछ बात नज़र नहीं आती है अब तक जो देखा है उसके अनुसार। आप अपना परिचय दे दीजिए। हमारा नाम दिलीप कुमार दीपक, अधिवक्ता।